edu.insight के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज के इस अंक में हम आपसे बात करने वाले हैं मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य काल के लिए हमारे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें कि दो स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला है चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और दूसरा है मैगस्थनीज की इंडिका। मैगस्थनीज की इंडिका मौर्य वंश का एक अति महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। मैगस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था। उसे गांधार के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था। वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में लगभग 5 वर्ष यानी कि 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। इस समय के दौरान उसने भारत के संबंध में जो कुछ लिखा और आंखों से देखा, उसका इंडिका नामक पुस्तक में वर्णन किया है। दुर्भाग्यवश हालांकि ये पुस्तक हमें मूल रूप में तो उपलब्ध नहीं हो पाई है, परंतु इस पुस्तक के बहुत से उदाहरण हमें बाद के यूनानी इतिहासकारों जैसे कि स्ट्रैबो, एरियन, डायोडोरस इत्यादि की रचनाओं में मिलते हैं। इन उदाहरणों से हमें चंद्रगुप्त और उसके महल, उसकी राजधानी, उसके सैनिक प्रबंध, नागरिक प्रबंध और भारतीय समाज से संबंधित बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। ये जानकारियां क्या थी, इसका वर्णन हम इस प्रकार से कर रहे हैं। राजा के संबंध में मैगस्थनीज लिखता है कि राजा चंद्रगुप्त बहुत ही परिश्रमी था। वो अपना समय कभी व्यर्थ नहीं गंवाता था और सारा दिन दरबार में व्यतीत करता था। सरकारी कार्यों को निपटाने के लिए उसके अनेक परामर्शदाता होते थे, जिन्हें वो काउंसलर कहता था। राजा बड़ी शानो शौकत से एक भव्य महल में रहता था। इस महल के चारों ओर एक विशाल वाटिका बनी हुई थी, जिसमें अनेक किस्मों के फूल, फल, पौधे और वृक्ष लगे हुए थे। इस वाटिका में विभिन्न प्रकार के पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते थे, चहकते थे। इस वाटिका के मध्य में एक सरोवर भी था, जिसमें अत्यंत सुंदर मछलियां पाली गई थी। इन्हें पकड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं था, केवल राजकुमार उनके साथ खेल सकते थे। राजा सुरक्षा के कारणों से कभी भी एक कमरे में नहीं सोता था। वो प्रतिदिन अपना शयन कक्ष बदल लेता था। उसके अंगरक्षकों में अधिकतर स्त्रियां सम्मिलित होती थी। वो केवल 4 अवसरों पर महल को छोड़कर जाता था। पहला था लोगों की शिकायतें सुनने और न्याय करने के लिए, दूसरा शिकार करने के लिए, तीसरा यज्ञ करने के लिए और चौथा युद्ध करने के लिए। और अगर हम बात करें कि राजधानी के संबंध में मैगस्थनीज ने क्या वर्णन किया है, पाटलिपुत्र के बारे में मैगस्थनीज क्या लिखता है, तो मैगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के संबंध में भी बहुत ही विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। वो लिखता है कि उस समय ये भारत का सबसे बड़ा शहर था। ये गंगा और सोन नदियों के संगम के तट पर स्थित था। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया और चौड़ाई 15 स्टेडिया थी। शहर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी, जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। इस दीवार के चारों ओर एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई थी, जो सदैव जल से भरी रहती थी। यहाँ का राजमहल मध्य एशिया में बने राजमहलों से कहीं ज्यादा सुंदर था। पाटलिपुत्र की व्यवस्था के लिए 30 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। ये समिति आगे 6 विभागों में विभाजित की गई थी। प्रत्येक विभाग में 5 सदस्य होते थे और ये विभाग हैं कला और कौशल, विदेशी यात्रियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु का ब्यौरा, व्यापार की देखभाल, तैयार माल को बेचना और बिक्री कर को एकत्रित करने का कार्य करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सैनिक व्यवस्था के बारे में मैगस्थनीज क्या लिखता है, तो मैगस्थनीज लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी। उसके सैनिकों की संख्या लगभग 7 लाख थी। इसमें 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ सम्मिलित थे। प्रत्येक रथ में 3 सैनिक होते थे। इस विशाल सेना की व्यवस्था के लिए एक 30 सदस्यों की समिति बनाई गई थी। ये समिति आगे 6 विभागों में विभाजित थी और प्रत्येक विभाग में 5-5 सदस्य होते थे। ये विभाग पैदल सेना, घुड़सवार, जल सेना, हाथी सेना, रथ सेना और यातायात के साधनों और खाद्य सामग्री की व्यवस्था करने के लिए थी। प्रत्येक विभाग अपने अधीन कार्यों को स्वतंत्र रूप से अंजाम देता था। और अगर हम बात करें कि नागरिक व्यवस्था के संबंध में मैगस्थनीज की क्या राय है, क्या वो वर्णन करता है, तो मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की नागरिक व्यवस्था के संबंध में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा है। वो लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक निरंकुश शासक था। उसकी शक्तियां असीम थी। वो अपना अधिकतर समय प्रजा के कल्याण में व्यतीत करता था। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय राजमहल में जाकर राजा के सम्मुख शिकायत प्रस्तुत कर सकता था। राजा ने बहुत से गुप्तचर नियुक्त किए हुए थे, जो उसे साम्राज्य में घटित होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी पहले ही दे देते थे। इन गुप्तचरों में बहुत सी स्त्रियां भी थी, क्योंकि चाणक्य का मानना है कि स्त्रियां और जो
ट्रांसजेंडर होते हैं, किन्नर होते हैं, वो जासूसी का कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये वर्णन उसने अपने अर्थशास्त्र में भी किया है। इसके साथ ही प्रजा पर कई प्रकार के कर भी लगाए जाते थे। इनमें भूमि कर सबसे प्रमुख था। ये कुल उपज का 5वां भाग होता था। सरकार कृषकों को विशेष सुविधाएं प्रदान करती थी। सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था की जाती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों की अच्छी व्यवस्था थी। इन सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाए जाते थे और सड़क मार्गों की कुछ दूरी पर धर्मशालाएं बनाई गई थी। मार्ग और सड़कें सुरक्षित थी। अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे। प्रशासन व्यवस्था की सुविधा के लिए साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और गांवों में विभाजित किया गया था। इनकी देखभाल करने के लिए सुयोग्य कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। और अब हम बात करते हैं कि भारतीय समाज के संबंध में मैगस्थनीज क्या लिखता है। मैगस्थनीज ने उस समय के भारतीय समाज का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। उसने लिखा है कि उस समय भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग दार्शनिक, ब्राह्मण और श्रमण जिसमें आते थे, जिनकी संख्या तो यद्यपि बहुत ही ज़्यादा कम थी, परंतु समाज में उनका बहुत ही सम्मान किया जाता था। दूसरे वर्ग में कृषक आते थे, जिनकी संख्या सबसे अधिक थी। तीसरे वर्ग में राज्य के साधारण कर्मचारी, चौथे वर्ग में पशुपालक और शिकारी, पांचवें वर्ग में शिल्पकार और व्यापारी, छठे वर्ग में राज्य के साधारण कर्मचारी और सातवें वर्ग में राज्य के उच्च कर्मचारी सम्मिलित थे। मैगस्थनीज के अनुसार उस समय लोगों का नैतिक स्तर बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था। वे बहुत पवित्र और ईमानदार जीवन जीते थे और व्यतीत करते थे। चोरियां और डकैतियां बहुत ही कम होती थी। लोग अपने घरों को खुला छोड़कर बाहर चले जाते थे। लोग बहुत समृद्ध थे। वे बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनते थे। उनका खाना विस्तृत सादा होता था। वे बहुत कम मदिरा पान करते थे। समाज में स्त्रियों की दशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का कोई भी स्थान नहीं था, यानी कि इनके बारे में लोग जानते तक नहीं थे। समाज में दास प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। और आगे हम बात करते हैं कि मैगस्थनीज अधिकारियों के कार्य क्या होते थे। फंक्शंस ऑफ द ऑफिसर्स जो थे, उनके विशेष रूप से कार्य वो क्या करते थे। मैगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों के बारे में बहुत ही विस्तृत विवरण दिया है। उसके कथनानुसार ये अधिकारी विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। कुछ अधिकारी नदियों की देखभाल करते थे, कुछ अधिकारी भूमि मापन का कार्य करते थे, कुछ अधिकारी कर वसूली का कार्य करते थे, कुछ अधिकारी शहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे, कुछ भूमि से जुड़े व्यवसाय, लकड़हारों, बढ़इयों, लोहारों और खननकर्ताओं का निरीक्षण करते थे। ये अधिकारी शिकारियों पर भी निगरानी रखते थे एवं उन्हें अनेक कृत्यों के आधार पर इनाम अथवा दंड भी दिया करते थे। और अगर हम इंडिका का मूल्यांकन करते हैं, कुछ इतिहासकार मैगस्थनीज द्वारा दिए गए वर्णन को विश्वसनीय नहीं मानते। अपने पक्ष में तर्क देते हुए उनका कहना है कि मैगस्थनीज अपना अधिकांश समय पाटलिपुत्र के राजदरबार में ही रहा, जिसके कारण उसने निम्न वर्गों के लोगों और ग्रामीण जीवन के विषय में जानकारी बहुत कम दी। दूसरे, उसने बहुत सी मनगढ़ंत और सुनी सुनाई बातें लिखती हैं। जैसे वो लिखता है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक आंख उनके माथे पर है, अनेक ऐसे जिनकी नाक नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके कान इतने लंबे हैं कि वे रात्रि को उसमें ही सो जाते हैं। तीसरे, उसने अनेक घटनाओं का बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णन भी किया है, जिसके कारण हम उसका पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन अभावों के बावजूद मैगस्थनीज का भारत वर्णन बहुत ही रोचक है। इसमें दी गई अधिकतर जानकारी ऐतिहासिक पक्ष से बहुत ज़्यादा लाभप्रद और विश्वसनीय मानी जा सकती है। निसंदेह इसे मौर्य काल का अति महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाना चाहिए। डॉक्टर A.L. बाशम का ये कहना पूर्णतः सही है कि यद्यपि मैगस्थनीज का दस्तावेज उतना संपूर्ण नहीं है जितना कि हम चाहते हैं, तथापि इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये एक विदेशी यात्री का भारत के संबंध में प्रथम प्रमाणित और संबंध वर्णन है। edu.insight में आज बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों को पाने के लिए आप जुड़े रहिए edu.insight के साथ।